हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, जो कि आपकी इशू ऑफ शेयर चैप्टर से आते हैं बेटा। और ये जो आज हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको ये सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं जानने आपके एग्जाम से पहले। अगर आप इसमें से किसी भी क्वेश्चन को मिस कर देते हैं बेटा तो एक बहुत बड़ा रिस्क, क्योंकि ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बिल्कुल पूरे पूरे चांसेस हैं आपके एग्जाम्स में आने के। तो एक एक करके हम लोग बहुत ध्यान से इसके एक्सप्लेनेशन को भी समझेंगे, इन क्वेश्चंस को भी समझेंगे और क्या उसका आंसर होना चाहिए और क्यों होना चाहिए उसके बारे में हम लोग इस पूरे के पूरे इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जिसमें बोला है बेटा द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द कंपनी बीइंग वाउंड अप इज कॉल्ड। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल का एक ऐसा पार्ट होता है जिसको हम लोग सिर्फ तभी कॉल करते हैं जब कंपनी वाइंड अप होने वाली, तो यानी कंपनी बंद करने की नौबत आती है, सिर्फ उसी टाइम पर ये इस तरह की कॉल की जाती है। तो इस तरह की कॉल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? तो उसको हम लोग इशू कैपिटल, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, रिजर्व कैपिटल या फिर नॉमिनल कैपिटल। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है। इशूड कैपिटल आप सबको मालूम है कि इशूड कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जिसको हम लोग पब्लिक को इशू कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। अनसब्सक्राइब वो कैपिटल होती है जो भी सब्सक्राइब ही नहीं हुई, तो इसका मतलब यहां पर भी ये आंसर नहीं हो सकता। नॉमिनल कैपिटल और ऑथराइज्ड कैपिटल तो बेटा दोनों एक ही बात है, इन दोनों का मतलब होता है मैक्सिमम कैपिटल। तो आंसर है मेरा रिजर्व कैपिटल। देखिए रिजर्व कैपिटल क्या होता है? रिजर्व कैपिटल एक ऐसा कैपिटल है जिसको हम लोग कॉल नहीं करते, हम लोग रखते तो हैं, अपने ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट तो होता ही है, लेकिन हम लोग उसको कभी भी मांगते नहीं है, कॉल नहीं करते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ उसी टाइम पर कॉल होगा अगर कंपनी बंद होती है बेटा। तो जब भी कंपनी वाइंड अप होने की नौबत आएगी तब अपने शेयर होल्डर से ये कॉल की जाएगी, उसे हम लोग बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिजर्व कैपिटल क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो चलिए फर्स्ट का तो आंसर हमने देख लिया, सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द फर्स्ट स्टेज ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग ए कंपनी। अब देखो कभी भी किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, मतलब किसी एक नई कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात हो रही है बेटा यहाँ पर, क्योंकि आपका ये जो सिलेबस है वो इसमें पब्लिक लिमिटेड कंपनी की ही मेजरली बात होती है। अगर आपसे कुछ प्राइवेट या ओपीसी कंपनी के बारे में पूछेगा तो वो स्पेसिफिकली पूछेगा। अगर आपको सिर्फ कंपनी की बात कर रहा है तो इसका मतलब वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात कर रहा है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर ये बोल रहा है कि फर्स्ट स्टेज क्या होती है किसी भी कंपनी की इनकॉर्पोरेट करने की, इनकॉर्पोरेटिंग का फर्स्ट स्टेज क्या। तो देखिए यहां पर जो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, रजिस्ट्रेशन है, प्रमोशन है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है, गेटिंग सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। तो इसमें से पहला स्टेज क्या है? तो बेटा देखिए रजिस्ट्रेशन, यस डेफिनेटली हमें पता है कि रजिस्ट्रेशन हमारा पहला स्टेज हो सकता है, लेकिन उस रजिस्ट्रेशन से पहले भी तो किसी ना किसी ने डिसीजन लिया होगा इस कंपनी को स्टार्ट करने का। तो वो डिसीजन कौन लेता है बेटा? वो डिसीजन हमारी इस कंपनी के प्रमोटर्स लेते हैं, जिसको हम लोग प्रमोशन कहते हैं बेटा। प्रमोशन का मतलब हुआ जब हमारी कंपनी के प्रमोटर्स ने ये डिसाइड किया या आइडिया जनरेट किया कि हम लोग इस पर्टिकुलर कंपनी को स्टार्ट करेंगे, उसका नाम सोचा और रजिस्ट्रेशन के लिए उसके बाद में अप्लाई किया जाता है। यानी पहला स्टेप तो है आपको डिसाइड करने का, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये डिसीजन लिया, तो दैट इज माई फर्स्ट स्टेज इन इनकॉर्पोरेटिंग है कंपनी। किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने का पहला स्टेज है प्रमोशन। यहाँ पर प्रमोशन का मतलब बेटा वो एडवर्टीजमेंट से नहीं है, यहाँ पर प्रमोशन का मतलब है किसी भी कंपनी की स्टार्ट करने का आइडिया देना प्रमोटर्स द्वारा, राइट। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Those preference shares which do not carry the right to receive arrears ऑफ डिविडेंड। देखिए यहां पर अब हमसे क्या पूछा है, ऐसे कौन कौन से प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनको डिविडेंड के एरियर का रिसीव करने का राइट नहीं है बेटा। इसका मतलब पहले समझते हैं। देखो क्या होता है, जब भी कोई प्रेफरेंस शेयर्स लेता है तो उसको हर साल डिविडेंड मिलता है, हर साल डिविडेंड मिलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी किसी पर्टिकुलर ईयर में डिविडेंड नहीं दे पाई, सेकेंड ईयर में भी मान लीजिए नहीं दिया, तो थर्ड ईयर में वो जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो नॉर्मली क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर्स वालों को पिछले सालों का जो जो डिविडेंड नहीं मिला वो भी मिलता है, वो भी मिलता ही है बेटा। लेकिन अब कुछ एक कैटेगरीज होती हैं बेटा हमारे प्रेफरेंस शेयर्स की, जिसको हमें अभी समझना है। जो भी कैटेगरीज होती हैं उसमें एक कैटेगरी ऐसी होती है जिसके पास पुराना डिविडेंड अगर उसको नहीं मिला है पिछले सालों का, तो अगला
अगले साल में पिछले डिविडेंड को लेने का राइट नहीं है। मतलब नॉर्मली क्या होगा, अगर आपने 2 साल तक डिविडेंड नहीं दिया और तीसरे साल अगर डिविडेंड दे रहे हैं तो तीसरे साल में पिछले 2 सालों का मिला करके यानी टोटल 3 ईयर्स का आप देंगे। लेकिन कुछ एक प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे होते हैं जिनको वो पिछला एरियर्स नहीं मिलते, पिछले पैसे नहीं मिलते। वो कौन सी कंपनी, वो कौन से प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, हमें यहाँ पर ये पूछा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए गए बेटा। तो चलिए अब हम इसको इस क्वेश्चन के थ्रू इन चारों को एक बार समझ लेते हैं कि चारों होते क्या हैं। तो देखो बेटा, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स एक ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो कि सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं करते। एक होते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स में होता है वो जो भी हमारा प्रॉफिट बच गया डिविडेंड्स वगैरह देने के बाद भी, चाहे इक्विटी शेयर्स हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स, उन सबको डिविडेंड देने के बाद भी अगर कुछ सरप्लस प्रॉफिट हमारे पास आ जाता है तो उस पर्टिकुलर प्रॉफिट में भी कुछ प्रेफरेंस शेयर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उन पर्टिकुलर प्रेफरेंस शेयर्स को बोला जाता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। बट नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या हो गया, जो पार्टिसिपेट नहीं करते। बड़ी सिंपल सी बात है। तो इस तरह के नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को जो सरप्लस प्रॉफिट होता है उसमें पार्टिसिपेशन नहीं मिलता, यानी उसमें उनका कोई अधिकार नहीं होता। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, देखिए इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको रिडीम नहीं किया जा सकता, यानी जिनको वापस नहीं किया जाता, उसके बदले में पैसा वापस नहीं मिलता अनटिल अनलेस कंपनी बंद नहीं होती। तो इस तरह का जो शेयर है बेटा इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये हमारी कंपनी एक्ट अलाउ नहीं करती। तो हमारे इंडिया में ये इस तरह के प्रेफरेंस शेयर्स अलाउड नहीं होते जिनको हम लोग रिडीम ही ना कर सके, वापस ही ना ले। रिडीम्पशन का मतलब होता है आपने प्रेफरेंस शेयर्स लिया, अब आप कंपनी को वापस प्रेफरेंस शेयर देकर को अपना पैसा लेना चाहते हो, तो ऐसा कोई प्रोविजन हमारी कंपनी एक्ट में नहीं है कि कंपनी आपको पैसा ना दे। कोई इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की कैटेगरी नहीं रखी गई है इंडियन एक्ट में। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एक ऐसे शेयर्स होते हैं बेटा जिनको आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपने प्रेफरेंस शेयर्स लिए तो वो प्रेफरेंस शेयर्स ही रहेंगे, वो कन्वर्ट नहीं हो सकते इक्विटी में। जबकि एक और कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। उस तरह के शेयर्स को हम लोग चेंज करा सकते हैं, कन्वर्ट करा सकते हैं इक्विटी शेयर्स में भी, राइट। तो यहां पर ये नॉन कन्वर्टेबल। अब नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको अरियर्स ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता बेटा। हाँ जी, इसका आंसर यही है बेटा। इस तरह के शेयर्स कोई नॉन क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? देखिए क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि पिछले सालों का पैसा जुड़ जाना, ठीक है। तो इसलिए एक कैटेगरी होती है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। वो जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वाली कैटेगरी होती है बेटा, उसमें उनको राइट होता है कि अगर पिछले सालों के एरियर्स आपको नहीं मिले हैं तो वो अब की बार के डिविडेंड के साथ पिछला पैसा भी मिल जाएगा। उसे तो बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। जबकि नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा कोई राइट नहीं होता है शेयर होल्डर के पास, राइट। तो यह आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट क्या है, और ये सारी के सारी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ESOP ऑफर्ड बाय कंपनी विल क्रिएट या फिर रिटेन, क्या होगा इनमें से? ESOP जो कंपनी ऑफर करती है उससे क्या मिलता है या क्या बनता है? अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन द एम्प्लॉयज, हाई कैलिबर, हाई प्रोडक्टिविटी, ऑल ऑफ एबव। देखिए पहले इसका मतलब समझते हैं। ESOP का मतलब क्या होता है कि कंपनीज क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ स्टॉक यानी कुछ शेयर्स अलग कर लेती है बेटा, ठीक है। उनको ऑप्शन दे देती है। वो कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज को एक राइट देती है कि अगर आप चाहें तो हमारी कंपनी के शेयर्स को कम रेट्स में, कम प्राइजेस में, डिस्काउंटेड प्राइस में ले सकते हैं ESOP के अंतर्गत, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज होंगे उनको मार्केट रेट से कम रेट्स देने पड़ेंगे, कम पैसे देने पड़ेंगे उन शेयर्स को खरीदने के लिए, और वो कहीं ना कहीं वो शेयर होल्डर बन जाएंगे उस कंपनी के, यानी कहीं ना कहीं उनका एक ऑनरशिप हो जाएगा। अब इस ऑनरशिप के आने की वजह से क्या होता है? देखो जब एम्प्लॉय जुड़ जाता है कंपनी के साथ, एक ऑनरशिप के रूप में उसने शेयर्स ले लिए हैं, तो उसको कहीं ना कहीं एक बिलोंगिंगनेस आ ही जाती है। बिलोंगिंगनेस का मतलब क्या होता है? बिलोंगिंगनेस का मतलब होता है कि अब आपको लगने लगता है कि यस ये आप ही का कंपनी है, अगर ये प्रॉफिट अर्न करेगी तो आपको भी उसका फायदा होगा, ठीक है। तो वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाता है एम्प्लॉयज में। हायर कैलिबर निकल के आता है, क्योंकि आपको पता है कि भाई अगर आप इसमें अच्छा काम कर रहे हो तो उसमें आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रॉफिट आपके पास भी आने वाला है उस शेयर्स के रूप में, तो आप अपना अच्छा कैलिबर यूज़ करते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो इस ESOP के ऑफर करने से कंपनी का क्या होता है, ये सभी के सभी चीज़ें मिलती हैं, ये सभी की सभी चीज़ें बन जाती हैं। दैट इज सो आंसर जो होगा हमारा D हो जाएगा बेटा इस केस में, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा,
पिक दी ऑड वन आउट। अब यहाँ पर आपको ये 4 चीज़ें दे रखी है, इसमें से कोई एक चीज़ ऐसी है जो कि उस ग्रुप में फिट नहीं बैठती। तो क्या क्या है देखें, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड ओपन एंडेड प्रेफरेंस शेयर्स। देखिए बहुत ही सिंपल है, अभी अभी हम लोगों ने इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में समझा, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब भी हमने समझा था, जो यहाँ पर देखिए हमने जब नॉन पार्टिसिपेटिंग समझा था तो उसमें पार्टिसिपेटिंग भी समझा था, हमने जब नॉन क्युमुलेटिव समझा था तो हमने क्युमुलेटिव भी समझा था। तो ये सभी तरह के शेयर्स हैं जो कि हमें यहाँ पर बताए गए हैं, लेकिन ओपन एंडेड प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है बेटा कुछ भी, ठीक है। तो कहीं भी ये इस ग्रुप के साथ मैच नहीं करता, तो आंसर है मेरा यहाँ पर डी बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अ कंपनी फॉरफिटेड, अब देखिए यहाँ पर एक केस आ रहा है, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पहले समझेंगे उसके बाद हम इसका आंसर देंगे। अ कंपनी फॉरफिटेड 4000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन विच एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹3 हैड बीन पेड। Out of this, 2000 shares were reissued as fully paid up and ₹4000 had been transferred to capital reserve. Capital the rate at which these shares were reissued. अब हमने ये बताना है कि किस रेट पर इन शेयर्स को रीइशू किया गया था। देखो बहुत ही संभल करके इसका आंसर देखना है। अगर आप इसके आंसर को समझेंगे बेटा, देखो यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपने कितने शेयर्स को फॉरफिट किया, तो आपने किया 4000 शेयर्स को फॉरफिट। अच्छा, अब इन 4000 शेयर्स को जब आपने फॉरफिट किया था तो इसका पहले से आपके पास कितना पैसा मिल चुका था, यानी आपने कितना अमाउंट फॉरफिट किया, तो आपको एप्लीकेशन मनी के ₹3 मिले थे। चलो यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं। तो आपके पास थे बेटा 4000 शेयर जिनको आपने फॉरफिट किया और उस पर आपको ₹3 ऑलरेडी मिल चुका था, यानी कहीं ना कहीं आपके पास 12,000 रुपीज़ इसका ऑलरेडी आया हुआ था। तो फॉरफिटेड जो अमाउंट होगा इसका वो 12,000 रुपीज़ हुआ होगा बेटा। अब इस 4000 में से 2000 शेयर्स को ही सिर्फ रीइशू किया। आपके पास थे तो 4000, लेकिन आपने रीइशू कितने किए बेटा, सिर्फ 2000 शेयर्स को ही रीइशू किया। तो यहाँ पर ये जो रीइशू हुआ है बेटा वो 2000 पर हुआ है। इसका मतलब ये जो 12,000 रुपीज़ अगर पूरे के पूरे 4000 शेयर्स के आपके पास आए थे तो 2000 शेयर्स का आपका इसमें से कितना पैसा था, 6000, हाफ ही तो हुआ। आधे शेयर्स अगर आप रीइशू कर रहे हो तो इसमें से आधा पैसा इस शेयर से जिनको आप रीइशू कर रहे हो बच गया 6000। अब आपने क्या किया, अब आपने यहाँ देखो बेटा क्या किया, आउट ऑफ दिस 2000 शेयर वर रीइशूड एज फुल्ली पेड अप एंड ₹4000 हैज बीन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब आपने क्या किया, इस 2000 शेयर्स का जो फॉरफिटेड अमाउंट था जो कि कितना था 6000, इस 6000 में से 4000 रुपये को ट्रांसफर किया है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। यानी यहां से अगर मैं 4000 रुपये को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देता हूं तो मेरे पास से कितना अमाउंट है बेटा इसके बाद, ये 2000 रुपीज़। अब आप मुझे बताओ, अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इस 2000 रुपीज़ का आपने क्या किया होगा। एक बार फिर से समझा देता हूँ सिचुएशन। आपने जो टोटल शेयर्स को फॉरफिट किया था वो 4000 थे, 12000 रुपये आपने टोटल फॉरफिट किए थे अमाउंट की, क्योंकि आपका ₹3 पर शेयर का हिसाब से आया हुआ था। इसमें से आपने हाफ ऑफ द शेयर यानी 2000 शेयर्स को रीइशू किया। तो इसका मतलब इस रीइशूड शेयर में इस टोटल अमाउंट का 6000 यानी हाफ ऑफ द अमाउंट था बेटा। अब क्या होता है, जब भी हम लोग कैपिटल रिजर्व में, ये हमने क्या किया, इस अमाउंट को हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया। जब भी हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो उससे पहले इसका मतलब हम रीइशू कर चुके हैं, और जितना भी अमाउंट डिस्काउंट देने के बाद बचता है हम उसी अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। यह हमें क्लियर है। तो इसका मतलब अगर मैंने 4000 रुपये कैपिटल रिजर्व में डाले होंगे तो मैंने टोटल डिस्काउंट कितने का दिया होगा बेटा, 2000 रुपीज़ का। 2000 रुपये का मैंने यहाँ पर क्या दिया है बेटा, डिस्काउंट दिया है। अब देखो बेटा 2000 शेयर्स हैं, डिस्काउंट भी दिया मैंने 2000, यानी पर शेयर कितने का डिस्काउंट हुआ, 1 रुपीज़ का। 1 रुपीज़ का मेरा एक शेयर पर डिस्काउंट दिया। अब देखो ना, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आपके एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़। आपने इस 10 रुपीज़ में से 1 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया तो बाकी कितना बच गया, 9 रुपीज़। तो आंसर होना चाहिए 9। देखते हैं इसका आंसर क्या है, तो ये रहा बेटा 9 रुपीज़ का ऑप्शन यहाँ पर है बी में। तो आपने 9 रुपीज़ के हिसाब से इन शेयर्स को रीइशू किया होगा। तो बस आपको ये रफ में वर्किंग कर करके देख लेनी है, जल्दी जल्दी से आपको इजीली पता चल जाएगा। राइट, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। वनाया लिमिटेड फॉरफिटेड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच
फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹40 पर शेयर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट विच दीज शेयर्स कैन बी री इशूड। अब जब हम लोग इन शेयर्स को, यानी जो हमने 20,000 इक्विटी शेयर्स को फॉरफिट किया है, तो इनको इश्यू करते समय, यानी री इशू, दोबारा से री इशू करते समय हम इसमें मैक्सिमम कितने अमाउंट का डिस्काउंट दे सकते हैं, हमें ये बताना है। ठीक है, तो चलो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ये भी। आपने देखो बेटा यहाँ पर क्या किया, आपके पास 20,000 शेयर्स है जिनको आपने फॉरफिट किया। चलो इसको भी यहाँ पर वर्किंग करके देख लेते हैं। आपके पास से 20,000 शेयर्स जिनको आपने फॉरफिट किया था, इन 20,000 शेयर्स पर आपको कितना पैसा मिल चुका था। यहाँ देखो 100 रुपये का एक शेयर था और नॉन पेमेंट कितनी थी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, 40 रुपीज़। 40 रुपये आपने नहीं दिए, लेकिन 60 तो दिए थे ना बेटा, तो 60 रुपीज़ आपने दिए थे, तो आपका जो फॉरफिटेड अमाउंट था वो 60 रुपीज़ था इन 20,000 शेयर्स के ऊपर, यानी 12 लाख, 12 लाख रुपए ही आपने फॉरफिट करा थे बेटा। क्लियर हो रही है ये बात। 60 रुपीज़ आप कॉल कर चुके थे, सॉरी रिसीव कर चुके थे। 60 रुपीज़ रिसीव करने का मतलब है आपके पास टोटल इन 20,000 शेयर्स का 12 लाख रुपीज़ आ चुका था। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आप डिस्काउंट कितना रखोगे, इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो। तो भाई मैक्सिमम डिस्काउंट तो मैं पूरा का पूरा दे सकता हूँ, तो आंसर इज 12 लाख। तो देखिए 12 लाख है नहीं है, तो ये रहा 12 लाख बेटा, बी। इसका आंसर हो गया बेटा बी, 12 लाख। जितना भी अमाउंट आप फॉरफिट करते हो बेटा, जितना भी अमाउंट आप फॉरफिट करते हो फॉरफिचर के टाइम पर, आप मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट दे सकते हो या उससे कम डिस्काउंट देंगे। हम उस अमाउंट से ज़्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकते। या तो आप इतना डिस्काउंट दे सकते हो जितना आपने फॉरफिट किया, या फिर उससे कम दे सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपका 12 लाख रुपीज़ होगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। Jagdish Limited forfeited 160 shares of ₹10 each, on which the holder had paid only the application money of 2 per share। तो ठीक है, यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई कि 160 शेयर्स थे जिस पर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ थी और होल्डर ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी है 2 रुपये की। आउट ऑफ दिस 40 शेयर्स, तो हमने इसका क्या किया भैया, फॉरफिट करा ना। तो फॉरफिट करने के बाद इस 160 शेयर्स में से 40 शेयर्स को री इशू कर दिया एज फुल्ली पेड फॉर ₹9। 9 रुपये में फुल्ली पेड, यानी 10 रुपीज़ का शेयर दे दिया 9 रुपये में, और 40 शेयर्स को री इशू कर दिया। अब हमें ये बताना है कि री इशू पर हमारा गेन कितना हुआ बेटा, री इशू पर हमारा गेन कितना हुआ। तो अब चलो इसको कैसे करना है इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर समझो बेटा इसको। अब आपने बोला कि हमने फॉरफिट किया है बेटा, जब फॉरफिट किया आपने, फॉरफिटेड, तो आपका पर शेयर कितना अमाउंट ऐसा था जो आ चुका था, जो आपने फॉरफिट किया बेटा इसमें, तो आपको सिर्फ एप्लीकेशन के 2 रुपीज़ मिले थे। तो आपको तो सिर्फ 2 रुपीज़ मिले थे पर शेयर, 2 रुपीज़ पर शेयर मिला था आपको बेटा। ठीक है, पहली बात तो ये हमें समझ में आ रही है। तो टोटल हमारे पास फॉरफिटेड अमाउंट कितना हो गया, तो फॉरफिटेड अमाउंट हमारे पास कितना होगा बेटा, तो हमने जितने शेयर्स को फॉरफिट किया, यानी 160 शेयर्स को हमने फॉरफिट किया था जिस पर हमें 2 रुपीज़ मिले, तो टोटल जो हमने फॉरफिट करा था वो कितना हो गया, 320 रुपीज़। ठीक है, तो 320 रुपीज़ आपने टोटल अमाउंट फॉरफिट किया था, बट आपने री इशू कितना किया, तो आपके पास जो फॉरफिटेड अमाउंट आया ऑन री इशूड शेयर वो कितना था। देखो री इशूड शेयर्स पर आपके पास फॉरफिटेड अमाउंट कितना है, मतलब कि आपने जब फॉरफिट किए थे 160 शेयर, उसमें से 40 शेयर्स को ही तो री इशू किया सिर्फ। तो इन 40 शेयर्स को जो आप री इशू कर रहे हो, इस पर आपने पहले से कितना पैसा फॉरफिट किया हुआ है, तो वो आपने किया हुआ है 40 × 2 दैट इज 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ का ऐसा अमाउंट है जो कि आपने फॉरफिट किया था इन री इशूड शेयर में से। अब आपने क्या किया, डिस्काउंट दिया है बेटा। देखो डिस्काउंट दिया या नहीं दिया, यहाँ पर 9 रुपीज़ शेयर पर आपने इसको री इशू कर दिया, जबकि हमारा शेयर की वैल्यू कितनी है 10, यानी आपने 1 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया। तो आप यहाँ पर डिस्काउंट की बात पे लिख लेते हैं। तो डिस्काउंट ऑन री इशूड शेयर्स कितना था, तो वो था सर 40 रुपीज़, 40 शेयर्स का 1 रुपी दैट इज 40 रुपीज़। 40 रुपीज़ का आपने यहाँ पर डिस्काउंट दिया। अब आप ध्यान से समझो, रिमेनिंग अमाउंट हमारे कैपिटल रिजर्व में कितना बच गया बेटा। आपके पास
80 रुपीज़ था जो आपने इन 40 शेयर्स को फॉरफिट कर करके लेके आए थे, ठीक है। 80 रुपीज़ आपने फॉरफिट किया था, जिसमें से आपने डिस्काउंट कितना दे दिया 40, तो भाई बच कितना गया 40 रुपीज़ ही तो बच गया। और इस 40 रुपीज़ का आपने क्या किया होगा, इस 40 रुपीज़ को आपने कैपिटल रिजर्व में एज अ गेन ट्रांसफ़र कर दिया। तो हमारा जो आंसर है बेटा वो 40 है कि हमने कितना गेन, देखो हमसे पूछा क्या गया था, गेन ऑन रेशो, तो हमारा जो गेन है वो ये 40 रुपीज़ जो हमारे पास बच गया, तो आंसर इज सी 40। क्लियर है बेटा। तो बस आपको इसी तरह से जल्दी जल्दी से छोटी छोटी सी वर्किंग कर करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आविष्कार लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। अब हमने यहाँ पर 10,000 इक्विटी शेयर्स दिए हैं जिसमें एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये की है, लेकिन साथ में 20 रुपीज़ का प्रीमियम भी लिया है, ठीक है। ममता हु हैज़ बीन अलॉटेड 2,000 शेयर्स डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 5 रुपीज़। अब यहाँ पर देखो बेटा, 5 रुपये उसने नहीं दिए हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर ममता ने, जिसके पास 2,000 शेयर्स हैं। ऑन फॉरफीचर ऑफ ममता, ममता के शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। अमाउंट डेबिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब फॉरफीचर के टाइम पर हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना पैसा डाला होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो भाई समझो, आप बड़े ध्यान से समझो बेटा। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि जब हम लोगों ने शेयर्स को फॉरफिट किया ममता के, तो क्या हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट किया, और अगर किया तो कितने अमाउंट से किया, पहली बात। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम शेयर्स को फॉरफिट करते हैं तब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट क्यों करते हैं और किस अमाउंट से करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात, हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट उसी सूरत में करते हैं, उसी केस में करते हैं जब हमें प्रीमियम का पैसा ना मिला हुआ हो। अगर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिला होगा तभी तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करते हो ना बेटा। ये तो हमने कई सारे क्वेश्चंस में अपने पिछले देखा है। तो अब यहाँ पर अगर आप यहाँ देखें तो हमारा 20% का प्रीमियम था इसके ऊपर, और यहाँ पर हमें बोला कि ममता ने क्या नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 5 रुपये नहीं दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अलॉटमेंट तक के पैसे तो दिए होंगे उसने, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नहीं दिए। और बाय डिफॉल्ट आप प्रीमियम कब चार्ज करते हो बेटा, अगर आपको मेंशन ना किया हुआ हो कि प्रीमियम कब लेना है, तो अलॉटमेंट पर चार्ज करते हैं। इसका मतलब ममता ने ये प्रीमियम का पैसा दे दिया होगा बेटा, अलॉटमेंट के टाइम पर ही आपको प्रीमियम का पैसा रिसीव हो गया, जो कि ममता ने पे भी किया। ममता ने तो उसके बाद की कॉल जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी वो नहीं पे करी। इसका मतलब प्रीमियम का पैसा मुझे मिल चुका है। और अगर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पैसा मिल चुका है तो फिर फॉरफीचर के टाइम पर हम लोग इसमें से किसी भी अमाउंट को डेबिट नहीं करते। तो इसलिए जो मेरा आंसर होगा बेटा वो होगा डी, नील। क्लियर हो गया पॉइंट, राइट। तो चलिए, तो यहाँ पर भी हमने एक चीज बात समझ ली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या होता है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पस फॉर विच द सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट कैन बी यूज्ड। अब इसमें से ऐसी कौन सी बात है जहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट यूज नहीं कर सकते। तो बेटा इसके लिए बड़ा सिंपल सी बात है, आपको क्या पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो देखो हम इसके सभी पॉइंट्स को एक बार पढ़ लेते हैं और समझते हैं। इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स टू शेयर होल्डर्स। जी हाँ, हम लोग जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट होता है बेटा तो उसको यूज कर सकते हैं अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स पे करने के लिए। नाउ व्हाट आर बोनस शेयर्स बेटा? बोनस शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जिसमें आप अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स बीच में दे सकते हो। बोनस के रूप में आप उनको शेयर्स दे रहे हो, यानी आप उनको एडिशनल यूनिट्स प्रोवाइड कर रहे हो बोनस के रूप में फुली पेड। यानी अब उनको कुछ देना नहीं है, आपने पूरा का पूरा अपनी तरफ से उनको बोनस के रूप में वो शेयर्स अलॉट कर दिए। तो जी हाँ, यहाँ पर ये जो खर्चा होगा कंपनी का उनको फ्री में शेयर्स देने का, वो सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट से किया जाता है बेटा, किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग इसमें तो यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है इशूइंग पार्टली पेड अप बोनस शेयर्स टू शेयर होल्डर्स। अब यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप अपने शेयर होल्डर्स को कुछ ऐसे शेयर्स बोनस के रूप में दो जिसका पार्शियल पेड अप है। पार्शियल पेड अप का मतलब क्या हुआ कि कुछ पैसे तो कंपनी वेव ऑफ कर रही है, बोनस के रूप में दे रही है, बाकी का पैसा शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा। तो नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा हम लोग नहीं देते हैं बोनस में।
कि हम लोग पार्टली पेड हम कर दें, बाकी का फिर शेयर होल्डर के ऊपर पूरा का पूरा प्रेशर डाल दें कि अब आपको देना पड़ेगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो ये नहीं होगा, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा इस रीज़न के लिए तो यूज़ नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर इस केस में बी होने वाला है। इसके अलावा ये दोनों पॉइंट्स हैं, यहाँ पर दोनों के दोनों पॉइंट्स में सिक्योरिटी प्रीमियम के रिजर्व का पैसा यूज़ हो सकता है। यानी कि जब भी हम लोग अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करते हैं, तो हम कंपनी के जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लिखे होते हैं उसके स्टेटमेंट्स में, बैलेंस शीट में, उनको राइट ऑफ करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं। और अगर कंपनी अपने खुद के शेयर्स मार्केट से वापस बाय बैक कर लेती है, तो उस परचेजिंग के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा यूज़ हो सकता है बेटा। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं बेटा। नेम द हेड ऑफ कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल मेंशन्ड इज कॉल्ड। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के उस क्लॉज के बारे में बताना है जिसमें हम लोग अपनी शेयर कैपिटल का मैक्सिमम अमाउंट मेंशन करते हैं। तो बेटा सबसे आसान क्वेश्चन है, वो होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल ही तो मेरा मैक्सिमम अमाउंट होता है जिसको हम लोग शेयर कैपिटल में लिखते हैं। दैट इज द आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली इन द लिक्विडाइजेशन ऑफ अ कंपनी। अब देखिए यहाँ पर जो हमने शुरू में फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था, ये उसका बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। लिक्विडाइजेशन का मतलब होता है जब हम लोग कंपनी को बंद कर रहे हैं बेटा, सारे के सारे एसेट्स जितनी भी सब चीज़ें हैं कंपनी के पास, उन सबको हम लोग कैश में कन्वर्ट करते हैं। वो तभी करते हैं जब हमारी कंपनी बंद होने वाली होती है। तो उस टाइम पर ऐसी कौन सा पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल होता है जो कि हम लोग कॉल करते हैं? तो वो होता है बेटा रिजर्व कैपिटल। वो होता है हमारे पास रिजर्व कैपिटल। तो हमारा आंसर यहाँ पर बी होगा बेटा, राइट। तो चलिए ये भी हम लोगों ने समझ लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं बेटा। 13 नंबर, अ शेयर होल्डर अलॉटेड टू होम 900 शेयर्स ऑफ ₹10 पर शेयर फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल ऑफ ₹2 पर शेयर। अब उसने क्या किया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को पे नहीं किया है। किसने? जिस शेयर होल्डर को 9000 शेयर्स हमने पहले दिए हुए हैं, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है हमारे? 10 रुपीज़। ₹18,000 टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ कंपनी विद। अब यहाँ पर इस पूरी सिचुएशन में ये जो 18,000 रुपये होगा, ये कहाँ पर रिकॉर्ड होगा भाई? ओहो, देखिए किस तरह से क्वेश्चन घुमा करके दिया। तो आपसे सीधा सीधा पूछा है कि 9000 शेयर जिस पर आपको ₹2 नहीं मिले थे, तो 9000 इंटू 2 18,000 यही होता है बेटा। तो आपको जो पैसा नहीं मिला 18,000 था, तो 18,000 रुपीज़ को आप कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं? तो भाई सिंपल सी बात है, अगर इतना पैसा मुझे उससे नहीं मिला तो वो मेरा कॉल्स इन एरियर होता है। तो हम लोग कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो आंसर होगा डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। तो आंसर है 1 बेटा, ए, राइट। तो अगर आपके पास कोई ऐसा शेयर्स हैं जो कि पूरा पैसा नहीं दे रहे, तो जितना भी पैसा आपके पास नहीं आता आप उसको कॉल्स इन एरियर अकाउंट में डेबिट कर देते। तो आंसर हमारा ए होगा बेटा इस केस में। तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को किया। अब आगे एक छोटा सा सिचुएशन है बेटा, एक केस है। अब हम लोग इस केस के बेसिस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखें क्या केस है। रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। ओके, चलिए 2 क्वेश्चन के जवाब देना है हमें। गोल्डन फाइरवर्क लिमिटेड इज ऑथराइज्ड टू इशू 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कंपनी रेज द कैपिटल बाय इशू ऑफ 2000 शेयर थ्रू EIPO। अब यहाँ पे जो कंपनी का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है वो 5 लाख शेयर्स का है बेटा, और एक शेयर की वैल्यू है ₹100। कंपनी ने क्या सोचा कि वो अब 2 लाख यानी इस 5 में से 2 लाख शेयर्स को ही इशू करेगी अभी पब्लिक को। किसके थ्रू? EIPO। EIPO का मतलब है वो इलेक्ट्रॉनिकली IPO निकाला है, यानी आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन आपको शेयर्स मिलेंगे। As per the decision of managing board of directors of the company issued 75,000 shares to their parent company and 40,000 shares issued to existing employees of company as per their choice and option at the below price than the market price। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम एक सिचुएशन बता दी है कि इन शेयर्स को किसको कितना कितना दिया जा रहा है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फिर उसके बाद समझेंगे इसको। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा
कंपनी इशूड 75,000 शेयर्स टू देयर पेरेंट कंपनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो कंपनी ने 75,000 शेयर्स को अपनी पेरेंट कंपनी को दिया था, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो देखो बेटा, जब भी कोई पेरेंट कंपनी को कुछ शेयर्स इशू किया जाता है, पेरेंट कंपनी का मतलब क्या होती है कि जो उसी की सब्सिडरी होती है, ठीक है। तो अब इसकी सब्सिडरी है वो, तो इसका मतलब जब हम लोग पेरेंट कंपनी को कोई भी शेयर्स को इशू करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो बेटा उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? ये उसी से रिलेटेड कंपनी है बेटा, यानी खुद की ही कंपनी है एक तरह से, या कोई ऐसी कंपनी है जो कि इस कंपनी को पूरा सपोर्ट करती है फाइनेंशियली, ठीक है। तो यहाँ पर वो हमारी प्राइवेट प्लेसमेंट मानी जाएगी। चलिए, तो इसका आंसर हो गया। 15th नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 40,000 shares issued to existing employees of company as per their choice and option at the below price than the market price. This is an example of। तो देखिए बेटा, कभी भी अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को कोई शेयर्स इशू कर रही है किस पर? मार्केट से कम प्राइस पर, बिलो प्राइस देन द मार्केट प्राइस, तो ये एग्जाम्पल होता है ESOP। और ये बात अभी हम लोगों ने समझी भी है बेटा, ठीक है। तो ये होगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज एन पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और नॉन ऑफ। तो देखिए बेटा, तो अलॉटमेंट अकाउंट है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसमें से किस नेचर का अकाउंट है? तो आंसर इज बेटा पर्सनल अकाउंट। तो क्यों है ये पर्सनल अकाउंट? देखो ना, पर्सनल अकाउंट के बारे में अच्छे से मालूम है। वैसा ये पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है कि जब हम वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का एक अकाउंट है, जैसे कि डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, तो ये हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं। इसी तरह से शेयर अलॉटमेंट में जो पैसा आ रहा है बेटा, ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में किसका पैसा आ रहा है? पब्लिक का पैसा आ रहा है भाई, किसी पर्सन का पैसा आ रहा है, उन सभी पब्लिक के लोगों का पैसा है, तो इसलिए वो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ। अब यहाँ पर जो भी हमारा शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस होता है, उसको बैलेंस शीट में किस हेड के अंदर दिखाया जाता है बेटा? तो बड़ा सिंपल सी बात है बेटा, फॉरफीचर अकाउंट है, फॉरफीचर अकाउंट में जो पैसा बचता है तो वो हमारे शेयर से रिलेटेड होता है, इसलिए उसको हम लोग शेयर कैपिटल में ही शो करते हैं बेटा, क्योंकि वो शेयर से रिलेटेड है, तो इसलिए उसको हम लोग शेयर कैपिटल में ही शो करते हैं। इसके बदले में हो सकता है कि बाद में हम लोग इसको रीइशू कर दें, जब तक हम उसको रीइशू नहीं करते तब तक वो हमारा शेयर कैपिटल में ही दिखाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब यहां पर हमें बोल रहा है पिक दी ऑड वन आउट। अब इसमें से कोई एक ऑड चीज है जिसको आपको यहाँ पे हटाना है। तो देखो, इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स, इशू ऑफ शेयर्स टू जनरल पब्लिक, इशू ऑफ शेयर्स टू अंडर राइटर्स, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि आंसर होगा इशू ऑफ शेयर्स टू जनरल पब्लिक। देखो क्यों? क्योंकि इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर, इशू ऑफ शेयर्स टू अंडर राइटर्स, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल हैं कंसीडरेशन अदर देन कैश के बेटा, जबकि जनरल पब्लिक को तो आप कैश में ही देते हैं, राइट। तो इस वजह से इस ग्रुप से ये अलग है, तो ये ऑड है, राइट। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से अब एक केस आया है हमारे पास। अब इस केस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, पहले इस केस को समझते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड गिव द आंसर फॉर द क्वेश्चंस 18 to 21। 18 to 21 ये 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि इस केस से रिलेटेड है। एक्स लिमिटेड इशूज 2 lakh shares of ₹100 each, amount to be paid on application ₹30 per shares, on allotment ₹40 per share, and on first call ₹30 per share. All money was duly subscribed and paid towards the nominal value of shares except on 9,000 shares who failed to pay allotment and the calls money. These shares were forfeited. 5,000 shares were reissued at 80 पर शेयर फुली पेड अप। तो चलिए केस तो समझ में आ गया कि 9,000 शेयर्स का एक्सेप्शन था जो कि फॉरफिट हुए क्योंकि इन्होंने अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दिया, और उसमें से 9,000 में से 5,000 शेयर्स को हमने री इशू कर दिया है 80 रुपीज़ फुली पेड अप, यानी डिस्काउंट पर। 100 रुपये का शेयर था, 80 रुपये में दिया, 20 रुपीज़ के डिस्काउंट पर हमने इनको री इशू किया। इतनी बात तो हमें यहाँ पर समझ में आ गई। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है।
Which amount of the following will be shown in the balance sheet of the company under the subhead share capital? अब शेयर कैपिटल में इसमें से कौन सा अमाउंट जाने वाला है? ओहो, तो इसके लिए तो आपको अच्छे से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप इस सिचुएशन को देखें तो यहाँ पर कुछ शेयर्स फॉरफिट हुए और उसमें से सभी शेयर्स को रीइश्यू नहीं किया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्योंकि इस तरह का केस बन गया तो आपको जितने शेयर्स रीइश्यू नहीं किए गए उसके बारे में वर्किंग जरूर करनी पड़ेगी। तो चलो समझते हैं इसकी वर्किंग क्या होगी और कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा शेयर कैपिटल का अमाउंट क्या होने वाला है। तो देखो, आपको बहुत ही सिंपल सी बात पहले यहाँ पर एक बता देता हूँ, एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ। उस फॉर्मूला के बेसिस पर आप इजीली पता लगा लोगे कि शेयर कैपिटल पर कितना अमाउंट जाने वाला है। अब आपको यहाँ पर निकालना है कि आपका शेयर कैपिटल में क्या वैल्यू जाने वाली है। देखो, शेयर कैपिटल में क्या वैल्यू जाने वाली है, जो भी शेयर कैपिटल में वैल्यू जाती है उसका एक बेसिक सा फॉर्मूला आप याद रखना हमेशा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो इस बेसिक फॉर्मूला को पहले समझ लो। क्या होता है, जितना भी हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है ये आपको अच्छे से मालूम है, वो कैपिटल जो कि आपने, वो अमाउंट ऑफ शेयर जो कि आपने पब्लिक को अलॉट कर दिए हैं, वो हमारा सब्सक्राइब कैपिटल बन जाता है। इसमें अब क्योंकि फॉरफीचर और रीइश्यू की बात हो रही है, तो जितना भी अमाउंट के शेयर्स अभी हमारे फॉरफिटेड में है बेटा, उसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। वो हमारे शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होते, वो क्या होते हैं, फॉरफिटेड शेयर्स होते हैं बेटा, फॉरफिटेड शेयर्स अमाउंट। अब फॉरफिटेड शेयर्स अमाउंट का मतलब क्या हुआ, ऐसे शेयर्स का अमाउंट जो अब हमारे शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है, अभी तक वो फॉरफिचर में ही पड़े हुए हैं, उनको हमने रीइश्यू भी नहीं किया, ये वो वाले शेयर्स हैं। और इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं जितना भी इन शेयर्स को फॉरफिट करने से हमारे को फॉरफिचर अमाउंट मिला होगा। भाई पैसा तो मिला ही होगा ना, हमने इनको जब फॉरफिट किया हुआ है तो एप्लीकेशन का तो कम से कम पैसा आया ही हुआ है, तो यहाँ पर उसको हम यहाँ पर वापस ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास शेयर फॉरफिटेड अमाउंट, शेयर फॉरफिटेड अमाउंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखो, इस फॉर्मूला को समझ लेते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि आपने अलॉट किए हैं शेयर, तो लिख लेते हैं एक एक करके। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमारी कितनी है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमारी यहाँ पर कितनी आ रही बेटा, देखो आपने 2 लाख शेयर, जिसमें एक शेयर की वैल्यू कितनी है 100, यही तो सब्सक्राइब किए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 लाख इंटू 100 दैट इज 2 करोड़। आपने 2 करोड़ की वैल्यू के शेयर्स को सब्सक्राइब कैपिटल माना बेटा, तो ये हो गया हमारा 2 करोड़, ये लो, ये 2 करोड़ तो हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गया अमाउंट में। अब फॉरफिटेड शेयर अमाउंट की बात कर लेते हैं। तो फॉरफिटेड शेयर अमाउंट कितना निकला। अब देखो, आपके कितने शेयर्स ऐसे हैं जो अभी भी फॉरफिटेड मोड में ही हैं, उनको अभी तक आपने रीइश्यू भी नहीं किया। तो यहाँ देखो ना, आपने 9000 शेयर्स को टोटल फॉरफिट किया था बेटा, 9000 शेयर्स को ही फॉरफिट किया होगा, जिसमें से 5000 तो आपने रीइश्यू कर दिए। 5000 तो रीइश्यू होगा, तो यानी इस 9000 में से 5000 तो रीइश्यू हो करके शेयर कैपिटल का पार्ट बन चुके हैं। ये 5000 शेयर्स तो मेरी शेयर कैपिटल का पार्ट बन चुके हैं। जो नहीं है मेरा इस शेयर कैपिटल का पार्ट, वो है 4000 शेयर्स। 9000 में से 5000 अभी तक रीइश्यू हुए, जो 4000 अभी रीइश्यू नहीं हुए वो मेरा शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं उसको यहाँ से माइनस कर रहा हूँ। तो वो कितने शेयर्स हैं, वो 4000 शेयर्स हैं। यानी 4000 शेयर्स के जो 100 रुपीज़ बनते हैं, यानी 4 लाख रुपीज़, ये जो 4 लाख रुपए है बेटा, ये हमारे अभी शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है, तो वो मैंने उसको यहाँ से माइनस कर दिया। लेकिन इन 4000 शेयर्स को जब मैंने फॉरफिट किया होगा, तो इसका कुछ पैसा तो मैंने फॉरफिचर में कमा लिया ना बेटा, कुछ ना कुछ पैसा तो मेरे पास आ गया, तो वही लिखना है, फॉरफिटेड अमाउंट। अब मेरे पास फॉरफिटेड अमाउंट इन शेयर्स का कितना है, 4000 शेयर्स पर मेरे पास कितने पैसे आए थे बेटा, तो इन शेयर्स के यहाँ पर देखेंगे तो ऑल मनी वॉज ड्यूली सब्सक्राइब्ड एंड पेड टुवर्ड्स द नॉमिनल शेयर कैपिटल एक्सेप्ट 900 शेयर हु फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं आई, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा आया होगा। तो एप्लीकेशन पर कितना पैसा आया होगा, 30 रुपीज़। तो इसका मतलब 30 रुपीज़ आपने इसके फॉरफिट किए होंगे, जब्त किए होंगे, जो अब आपके पास हैं।
1,20,000 रुपीज़। 1,20,000 रुपये हमारे पास फॉरफिटेड अमाउंट पड़ा हुआ है इन्हीं शेयर्स का, जिनको हमने अभी तक रीइशू नहीं किया। अगर मैं इनको रीइशू कर देता फिर ये अमाउंट भी मेरा खत्म हो चुका होता, या तो ये कैपिटल रिजर्व में चला जाता या फिर डिस्काउंट के रूप में चला जाता, फिर तो ये नहीं होता अमाउंट, क्योंकि अभी तक ये नहीं हुआ तो इसलिए ये अमाउंट मेरे पास पड़ा हुआ है। तो ये जो अमाउंट हमारा फॉरफिटेड अमाउंट होता है बेटा, याद रखना ये फॉरफिटेड अमाउंट हमेशा शेयर कैपिटल का पार्ट होगा। जब तक हम लोग उसको रीइशू नहीं करते तब तक ये हमारी शेयर कैपिटल में ही दिखाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। तो चलिए अब बस अब इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास यहाँ पर है 2 करोड़ रुपीज़, 2 करोड़ रुपीज़। 2 करोड़ रुपीज़ में मैंने ऐड क्या माइनस क्या करना है बेटा, मुझे माइनस करना है फॉरफिटेड शेयर अमाउंट। तो फॉरफिटेड शेयर अमाउंट मेरे पास कितना है, 4 लाख रुपीज़ का। ये 4 लाख रुपए तो मेरा शेयर कैपिटल का पार्ट है ही नहीं अभी, क्योंकि ये रीइशू नहीं हुए हैं। लेकिन मेरे पास कहीं ना कहीं फॉरफिटेड अमाउंट पड़ा हुआ है जो मैंने जब्त करा था, तो वो मेरा शेयर कैपिटल का पार्ट है बेटा। तो वो हो गया 1,20,000। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया बेटा, तो ये हो गया 1,96 लाख, 1,96 लाख प्लस 1,20,000, 1,20,000। तो इसका मतलब जो आपका आंसर आ गया बेटा वो क्या आ गया, 1,97,20,000। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये अमाउंट है हमारा शेयर कैपिटल का। चलिए देखिए हमारे ऑप्शंस में ये कहाँ पर है, तो ये रहा हमारा 1,97,20,000 इज द आंसर, यानी बी आंसर होगा मेरा यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह से आपको ये पूरा फॉर्मूला अगर पता होगा तो आप इजीली इस तरह से निकाल सकते हो। अब ये शेयर कैपिटल का फॉर्मूला याद रख लो बेटा, इसी तरह के कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलो आगे देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन है। विच अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग विल बी कॉल्ड पेड अप शेयर कैपिटल। अब पेड अप शेयर कैपिटल कितना माना जाए बेटा, इसमें से पेड अप शेयर कैपिटल कितना माना जाए। तो हमारा पेड अप कितना था बेटा, ध्यान से देखो। अब देखो बहुत ही सिंपल है ना, पेड अप का मतलब जितना पे हो चुका है मुझे। तो भाई कितना पे नहीं हुआ, तो पे तो मुझे सर यही वाला नहीं हुआ, 4,000 शेयर्स पर ये 4 लाख रुपए मुझे पे नहीं हुआ। बाकी सबका तो पैसा आ चुका है, बाकी सबके सब ने मुझे पूरा पैसा दे दिया है। तो यानी 4 लाख रुपीज़ मुझे इस टोटल 2 करोड़ में से माइनस करना है, तो वो मेरा हो जाएगा। तो इसका मतलब 1,96 लाख रुपीज़ मेरा यहाँ पर पेड अप शेयर कैपिटल है बेटा, जो मुझे मिल चुका है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का इजी सा आंसर था बेटा। आगे देखो, विच अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस इन शेयर फॉरफिटेड अमाउंट। अब इसमें से शेयर फॉरफिटेड अमाउंट का बैलेंस कितना है, तो बताओ बेटा ये कितना बैलेंस है मेरे पास अब यहाँ पर। तो ये रहा बेटा, हमने अभी अभी तो कैलकुलेट किया, फॉरफिटेड अमाउंट मेरे पास अभी 1,20,000 रुपया है। तो यही मेरा आंसर है, आंसर इज सी, 1,20,000। तो देखो आपने सिर्फ एक क्वेश्चन को सही से निकाला था, उसके बाद इजीली आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर, तो इसकी वर्किंग देखो कैसे होगी। अब यहाँ पर कैसे पता चल रहा है कि कितना अमाउंट हमारा यहाँ पर ट्रांसफर होगा, तो देखो अब इसका कैसे पता चलेगा कि कितना अमाउंट। आपको ये देखना है कि आपने जो 5,000 शेयर्स को रीइशू किया, यहाँ देखो 5,000 शेयर्स को आपने रीइशू किया, आपने इसमें से डिस्काउंट कितना दिया, 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया। देखो 20 रुपीज़ का आपने डिस्काउंट दे दिया, जबकि आपके पास थे कितने बेटा जो आपने फॉरफिट किए थे, 30 रुपीज़ थे। या देखो फिर से ध्यान से देखो, आपने जब ये 9,000 शेयर्स को फॉरफिट किया था तो आपके पास कितने पैसे आए हुए थे, इनके 30 रुपीज़ आए हुए थे बेटा। तो आपके पास इन 5,000 शेयर्स को जब आप रीइशू करो तो इन 5,000 शेयर्स के भी 30 रुपीज़ आए हुए हैं, जिसमें से आपने 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, आपने 80 रुपीज़ में उनको रीइशू कर दिया, जबकि शेयर की वैल्यू है 100 रुपये। तो 20 रुपये का आपने डिस्काउंट दिया है, तो आपने इस 30 में से 20 रुपीज़ को तो यूज़ कर लिया एज ए डिस्काउंट। बाकी कितने पैसे बच गए आपके पास, बाकी आपके पास 10 रुपीज़ बच गए। 10 रुपीज़ ऑन 5,000 शेयर इज 50,000। तो 50,000 रुपीज़ ही मेरा कैपिटल रिजर्व में जाएगा बेटा। तो आंसर इज 50,000।
क्लियर हो गया। तो बस इसी तरह के केस बेस्ड क्वेश्चंस आपको आएंगे बेटा। तो ये 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप इस केस को ध्यान से समझ लेते हो। और मेजरली ज़्यादातर केसेस में क्या देखने को मिलेगा आपको कि अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व कर लेते हो वर्किंग बना करके, तो उसी वर्किंग में से आगे के क्वेश्चंस के ज़्यादातर आंसर्स निकल आते हैं। ठीक है, तो ये ईजी है हमारे लिए। 4 से 5 नंबर आपको एक केस बेस से मिल जाया करेंगे। चलो आगे देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 22, 12,000 shares of ₹100 each forfeited due to non payment of 40 per share। अब यहाँ पर हमने 12,000 शेयर जिसका वैल्यू 100 रुपये का था शेयर का, उसको हमने 40 रुपये ना आने की वजह से आउट ऑफ 140 रुपीज़ की पेमेंट नहीं आई है, तो हमने इसको क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹30 पर शेयर नॉट येट मेड, और अभी हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को किया ही नहीं है, तो इसका मतलब ये जो नॉन पेमेंट 40 रुपीज़ की है वो अलॉटमेंट के टाइम पे है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो अभी मांगी ही नहीं गई है, अलॉटमेंट के 40 रुपये आपके पास नहीं आए। दीज शेयर्स वर री इशूड एट ₹80 पर शेयर फॉर ₹70 पर शेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने इन शेयर्स को 80 रुपीज़ लेकर के री इशू किया और उसकी वैल्यू कितनी दी है, 70 पर शेयर दी है। आपने उनको शेयर्स की वैल्यू तो 70 रुपीज़ पेड अप माना है, लेकिन लिया कितना है, 80 रुपीज़ लिया है। तो यानी 10 रुपये आप ज़्यादा ले रहे हो बेटा, आप 10 रुपये ज़्यादा ले रहे हो उनसे। विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल एंट्री इज करेक्ट फॉर द री इशू। अब आपने क्योंकि यहाँ पर पैसा ज़्यादा लिया है, तो बेटा बहुत ही सिंपल सी बात समझ लो, अगर हम लोग पैसा कम लेते हैं री इशू के टाइम पर, तो इसका मतलब हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग पैसा ज़्यादा ले रहे हैं, यहाँ पर हम 10 रुपीज़ ज़्यादा ले रहे हैं, 70 रुपये का सामान 80 रुपये में दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमने पैसा ज़्यादा लिया, तो हम लोग जितना पैसा एक्स्ट्रा लेते हैं वो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम में होता है बेटा, वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा होता है। तो आपकी इस जनरल एंट्री में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी प्रीमियम आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आ रहा है बेटा, ये देखो यहाँ पर 1,20,000 रुपीज़ आपके सिक्योरिटी प्रीमियम में जा रहा है। तो क्या अमाउंट उतना ही बनता है, तो 12,000 शेयर्स पर 10 रुपीज़ आपने सिक्योरिटी प्रीमियम मिला, तो यानी 1,20,000। तो 1,20,000 रुपीज़ आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जा रहा है। तो इसका मतलब आंसर यही है, मुझे आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है बेटा, तो सीधा सीधा सा मुझे यहाँ पर आंसर मिल गया। ठीक है, बस आपको यहाँ पर पता क्या होना चाहिए कि अगर आप ज़्यादा पैसा ले लेते हो तो आपका उस पैसे को कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पर क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से रिलेटेड एक ही एंट्री है बेटा, इन चारों में से एक ही ऐसा जनरल एंट्री जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पैसा डाला गया है, तो मेरा आंसर सीधा सीधा यही है। क्लियर होगी बात बेटा। अब इसके बाद बेटा कुछ असर्शन रीजन के कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर कुछ और केस बेस्ड क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, लेकिन मैं इस वीडियो में इसको नहीं कवर करना चाहता बेटा, क्योंकि ये ऑलरेडी वीडियो लंबा हो चुका है, आप बोर हो चुके होंगे इस टाइम तक। तो आप जब थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएंगे तो थोड़ी देर बाद आप मेरा सेकेंड वीडियो जो इसका मैं जल्दी ही अपलोड कर रहा हूँ, आप उस वीडियो को फिर से देख लेना, उसमें बाकी की इन सब क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, असर्शन रीजन के केस बेस्ड सारे क्वेश्चंस अब हम लोग आगे करने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी यहाँ पर कराए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे बेटा, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड हैं, तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। मैं इसी तरह के और भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आऊँगा जल्दी, और हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे आपके एग्जाम से पहले। तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू वेरी मच।